माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के 2024 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे 23, टोटल प्रिंटेड पेज होंगे 6, टाइम होगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स होगा 80। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। इसका उत्तर है खा, उमा शंकर जोशी। दूसरा प्रश्न है, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। इसका उत्तर है का, 31। तीसरा प्रश्न है, वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। इसका उत्तर है का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं। इसका उत्तर है गा, क्षेत्रीय शब्द। अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। इसका उत्तर है घा, संघर्ष। और छठवां प्रश्न है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। इसका उत्तर है खा, बीट। प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। यहाँ पर पहला है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह की है। दूसरा रिक्त स्थान है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अवधि भाषा की रचना है। तीसरा है, संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। चौथा है, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम चांद सिंह था। अगला है, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा, ये मिश्रित वाक्य है। अगला है, यशोधरा बाबू मूलतः कुमायूं के रहने वाले थे। और अंतिम रिक्त स्थान है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है। प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला कथन है, पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों को सुंदर चित्रित किया गया है। ये सत्य कथन है। दूसरा कथन है, सुदामा चरित महाकाव्य है। ये असत्य कथन है। तीसरा है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कविता संग्रह है। ये सत्य कथन है। अगला कथन है, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य है। ये अशुद्ध वाक्य है, इसलिए असत्य कथन है। अगला है, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे। ये सत्य कथन है। और अंतिम कथन है, रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है। ये असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पर सरल शब्दों की बहुलता होती है। प्रश्न पत्र का चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर पहला शब्द है रुबाइयाँ। रुबाइयाँ लिखी थी फिराक गोरखपुरी ने, इसलिए इसे मिलाएंगे घा से, फिराक गोरखपुरी से। दूसरा है क्रोध शब्द, ये है रौद्ररस, इसलिए इसे मिलाएंगे रौद्ररस से। तीसरा है खरीदने की शक्ति, इसे बोलते हैं परचेसिंग पावर। अगला है वह कहाँ गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए इसे का से मिलाएंगे। अगला है 700 कुएं। 700 कुएं थे सिंधु घाटी में, इसलिए इसे मिलाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से। और अंतिम है अभिनेता। अभिनेता को मिलाएंगे नाटक से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है। उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है, इसलिए आप लिखेंगे तुलसीदास जी ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है। यहाँ पर मैंने उत्तर एक या दो शब्द में लिखा है, आप इन्हें एक वाक्य में बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है। ये है सांग रूपक अलंकार। तीसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। ये है जैनेन्द्र कुमार। चौथा प्रश्न है, भक्तिन के पिता का नाम क्या था। उनका नाम था सूरमा। अगला प्रश्न है, मुहावरा पेट पूजा करने का अर्थ क्या है। पेट पूजा करने का अर्थ होता है भोजन करना। प्रश्न 5 का छठा प्रश्न है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था। इनका नाम था बसंत पाटिल। और प्रश्न 5 का अंतिम प्रश्न है, अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका, या आपके प्रदेश में जो भी लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र हो उनके नाम लिखिए। प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 6 है, छायावाद और रहस्यवाद में कोई दो अंतर लिखिए। पहला अंतर है रहस्यवाद। रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है, छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। दूसरा अंतर है, रहस्यवाद में ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता होती है और छायावाद में भावना की प्रधानता होती है। प्रश्न 6 का अथवा प्रश्न है, भक्तकालीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, भक्ति काल का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के प्रति आत्मीयता और निस्वार्थ प्रेम था। दूसरी है, भक्ति काल में ईश्वर के निराकार और साकार दोनों रूपों को माना तथा दोनों रूपों का गुणगान किया जाता था। तीसरा है, इस काल में संत कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिकता को प्रस्तुत किया है। और अंतिम विशेषता है, भक्ति काल में सभी मनुष्यों को समान रूप से माना जाता था। प्रश्न नंबर 7, वानरों की व्याकुलता के दो कारण लिखिए।
पहला व्याकुलता का कारण था कि जिस पहाड़ी पर संजीवनी थी वो लंकापति रावण के समीप थी, और दूसरा कारण था वानरों को लगा कि सूर्योदय से पहले हनुमान जी वापस नहीं आ पाए तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं कारणों की वजह से वानर अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। प्रश्न 7 का अथवा प्रश्न है, सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर लिखिए। उषा कविता के अनुसार सूर्योदय से पहले आकाश शंख के समान हुआ, फिर आकाश राख से लिपे चौके जैसा हो गया, उसके बाद लगा जैसे काले सिल पर लाल केसर से धुलाई हुई हो, इसके बाद स्लेट पर खड़िया चाक मल दिया गया हो, अंत में जैसे कोई स्वच्छ नीले जल में गौर वर्ण वाली देह झिलमिला रही हो। प्रश्न नंबर 8, हम सामर्थ्य, शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति किस रचना की है, इसमें कवि ने क्या व्यंग्य किया है, प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है। इसका उत्तर है प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय द्वारा प्रस्तुत की गई है। कविता में कवि ने कार्यक्रम संचालक की स्वार्थी मनोवृत्ति का व्यंग्य किया है। वह बार बार अपने कार्यक्रम की कामयाबी के लिए उस व्यक्ति के अपाहिज होने की दुर्बलता की ओर संकेत करता है। प्रश्न 8 का अथवा प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, लिखिए। इसमें काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय भाषा का अक्षरानुकूल प्रयोग है। किसी भी समय भाषा के प्रयोग से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। जहाँ प्यार की भाषा की आवश्यकता हो वहाँ प्यार की भाषा ही प्रयोग करनी चाहिए, तथा दुष्ट व्यक्ति के समक्ष क्रोध की भाषा का प्रयोग ही उचित माना जाता है। यहाँ पर रस और यहाँ पर विशेषता नहीं लिखी हुई है, इसे आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है, यह रचना काव्य की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर है रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उस कार्य की पूर्ति करते हुए उसके शरीर में एक अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा होता है। उसी तरह जीवन में भी जब पूर्ण समर्पित होकर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें भी एक अनूठी लय पैदा हो जाती है। इस प्रकार जीवन के लय का रोमांचित शरीर के संगीत से अनूठा संबंध है। प्रश्न 9 का अथवा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, प्रस्तुत रचना में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति की आवृत्ति 4 बार हुई है। इस आवृत्ति से कविता की गीता की विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि जीवन की घड़ियां जल्दी जल्दी बीतती जाती हैं, अतः लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास में देरी मत करो। इस रचना में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 10, भारतेंद्र युग की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा द्विवेदी युगीन गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतेंद्र युग की पहली विशेषता है भारतेंद्र युग ही आधुनिक कालीन साहित्य रूपी विशाल भवन की आधारशिला है, और दूसरा है भाव, भाषा शैली आदि सभी दृष्टियों से इस युग में हिंदी साहित्य की उन्नति हुई। और द्विवेदी युग की विशेषता है द्विवेदी युग की पहचान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के साथ जुड़ी गतिविधियों के कारणवश हुई। इस युग में समाजशास्त्र, नाटक, काव्य, उपन्यास, आत्मकथा और निबंध जैसी विभिन्न साहित्यिक शैलियों का विकास हुआ। प्रश्न 11, पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, इसमें अथवा प्रश्न है इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। 11 प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर है बचपन से ही धारोष्ण दूध पीने वाला और कसरत करने वाला लुट्टन सिंह देखते ही देखते अपनी ताकत के बल पर राज पहलवान घोषित कर दिया गया, जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। और अथवा में जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर है इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि गंगा भारत की पूज्य एवं पवित्र नदी है। इसके जल सिंचन से देश में अन्न का उत्पादन होता है। गंगा नदी हमारी सांस्कृतिक आस्था है। इसके तट पर अनेक पवित्र तीर्थ एवं सांस्कृतिक केंद्र विद्यमान हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला है राधिका मुझे पानी पीना है, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं राधिका क्या मुझे पानी पीना है। दूसरा वाक्य है पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। आप लिख सकते हैं पुलिस आई और चोर भाग गया। अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर निर्देश नहीं दिया हुआ है लेकिन ये अशुद्ध वाक्य है, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य है मैंने
अनेकों स्थान देखे, यहाँ पर अनेकों की जगह हो जाएगा अनेक। और दूसरा वाक्य है वह भाग्यवान स्त्री है, भाग्यवान की जगह हो जाएगा बुद्धिमान। प्रश्न नंबर 13 है चरित्र की महत्ता अथवा अनुशासन सफलता की प्रथम पायदान का भाव पल्लवन कर लिखिए। इसमें अथवा प्रश्न है श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई 4 गुण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अनुशासन मानवीय संसाधनों का एक मूल तत्व है जो व्यक्ति को संगठित, नियमित और सफल बनाता है। यह व्यक्ति को स्वयं से नियंत्रित करने, समय प्रबंधन करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मठता और संगठनशीलता विकसित करता है। अनुशासन मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुण है जो सफलता के मार्ग में मदद करता है। प्रश्न 13 का अथवा प्रश्न है श्रेष्ठ विज्ञापन लिखने के कोई 4 गुण लिखिए। यहाँ पर 6 गुण लिखे हुए हैं, आपको कोई 4 लिखना है। पहला गुण है विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, अभिनय एवं मौलिक साज सज्जा होनी चाहिए। तीसरा, विज्ञापन में सुबोधता होनी चाहिए। चौथा, तत्वों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए। अगला है शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। और लास्ट है रुचिकर तथा मनोहारी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, यशोधरा बाबू अपने ही परिवार में अप्रासंगिक हो जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है यशोधरा बाबू का परिवार आधुनिक विचारों वाला था एवं उनकी पत्नी धीरे धीरे बच्चों की सलाह से स्वयं को आधुनिकता के अनुसार बदल रही थी, परंतु यशोधरा बाबू समय के अनुसार स्वयं को बदलना नहीं चाहते थे। इस बात से उनके और उनके परिवार के बीच मतभेदजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रश्न 14 का अथवा प्रश्न है जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? उनकी कोई एक चारित्रिक विशेषता लिखिए। सबसे अधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे दत्ता जी। उनकी पहली विशेषता थी कि वो समझदार व्यक्ति थे और दूसरी विशेषता थी मददगार व्यक्ति थे। दत्ता जी एक समझदार व्यक्ति थे। वे लेखक गड़प्पा और उसकी माँ की बात का मंतव्य थोड़ी ही देर में समझ जाते हैं और लेखक के पिता को बुला लेते हैं तथा उसे समझाते हैं कि वे बेटे को पढ़ने पाठशाला जाने दें। मददगार व्यक्ति इसलिए थे दत्ता साहब लेखक की पढ़ाई का खर्चा उठाने को स्वयं तैयार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये किस प्रकार होती है? और इसमें अथवा में प्रश्न है कहानी लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, अच्छी कहानी की क्या विशेषता होती है, लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता दो रूप में होती है। रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। प्रश्न 15 के अथवा प्रश्न का उत्तर है कहानी की मूलभूत विशेषताएं 4 होती हैं। पहली है कथानक, दूसरा शीर्षक, तीसरा भाषा शैली और चौथा वातावरण का चित्रण। कथानक, कहानी में सबसे अधिक प्रधानता कथानक की होती है। शीर्षक, कभी कभी शीर्षक इतना आकर्षक होता है कि पाठक उसे पढ़ते ही कहानी से अत्यधिक जुड़ते हैं। भाषा शैली, कहानी की भाषा शैली सरल है। वातावरण का चित्रण, वातावरण कहानी का वह तत्व है जो कहानी को आकर्षक बनाता है। प्रश्न 16 है कुंवर नारायण अथवा उमाशंकर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है 2 रचनाएं और दूसरा है भाव पक्ष कला पक्ष। प्रश्न 17 है महादेवी वर्मा अथवा फाड़ेश्वर नाथ रेणु साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ पर 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। प्रश्न 18 भी तो ही शब्द क्या कहलाते हैं, इनका प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। इसमें अथवा प्रश्न है जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है विषय पर अनुच्छेद लिखिए। उत्तर हो जाएगा भी तो और ही हिंदी भाषा में निपात की श्रेणी में रखे गए हैं। इनका प्रयोग किसी बात या संज्ञा आदि पर निश्चयात्मक जोर या बल देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर वाक्य हो जाएंगे राम को ही जाना चाहिए। दूसरा हो जाएगा राम के साथ सीता भी गई हैं। यहाँ पर तो के लिए छूटा हुआ है तो आप लिख सकते हैं राम जाएंगे तो सीता भी जाएंगी। जीवन में पुस्तकों का महत्व पर अनुच्छेद है किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे आदर्श, मार्गदर्शन या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि प्रश्न कितने नंबर का है, आपको उतना बड़ा ही अनुच्छेद लिखना है। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर
गद्यांश आपका अपठित है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया गया है, लेकिन पद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसे अच्छी तरह से रीड करिएगा। रीड करने के बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का सार्थक शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक आप लिख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। गद्यांश है, आ रही हिमालय से पुकार, है उधत गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिंगत, वीरों का कैसे हो बसंत। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का सार्थक शीर्षक क्या है। आप शीर्षक ये लिख सकते हैं, वीरों का कैसे हो बसंत, या वीरों का बसंत कैसा हो। दूसरा प्रश्न है, उद्धति का अर्थ लिखिए, इस रचना में कौन सा रस है। तो उद्धति का अर्थ होता है सागर, और यहाँ पर है वीर रस, क्योंकि यहाँ पर वीरों की बात की गई है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार हैं लिखिए। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखिए। इन दोनों पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। पहले पद्यांश को देखते हैं। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि शमशेर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। प्रसंग हो जाएगा, इस अंश में कवि सूर्य के निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहले प्रकाश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। और व्याख्या हो जाएगी, कवि कह रहा है कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। सूर्य के उदय होते ही आकाश का यह उषा काल का जादू जैसे मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं। आगे आप लिखेंगे, कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, इसमें माधुर्य गुण है। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग है। और पांचवा पॉइंट है, यहाँ पर मुक्तक छंद है। और दूसरे पद्यांश का संदर्भ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित रुबाइयों से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। प्रसंग है, इसमें शायर ने रक्षाबंधन के त्यौहार के द्वारा भाई बहन के अटूट प्यार का वर्णन किया है। व्याख्या हो जाएगी, शायर बताता है कि इस दिन सुबह से ही भाई बहन के रस का प्रवाह होने लगता है। आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, इन घटाओं में बिजली चमक रही है। घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो ये लच्छे और भी चमक उठते हैं। आगे आप लिखेंगे, रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ा ही प्रभावी अंकन किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हल्की हल्की में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। तीसरा पॉइंट, अभिधात्मक शैली का प्रयोग है। और अंतिम पॉइंट, भाषा सरल एवं सरस है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ, प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या करिए। प्रश्न नंबर 22 है, अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारी को नियमित जलापूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में है, अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर मोबाइल फोन का सीमित प्रयोग किस प्रकार करना है, समझा कर लिखिए। 23 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर निबंध लिखिए। यहाँ पर पॉइंट है, जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तीसरा है, मेरे प्रिय कवि। अगला पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का अनुप्रयोग। अगला है, स्वस्थ जीवन हेतु खेलों का महत्व। अगला, अंतरिक्ष में भारत के कदम। और अंतिम है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा बनाकर निबंध लिखना है। प्रश्न 21, प्रश्न 22 और प्रश्न 23 को स्वयं करने की कोशिश करिएगा। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो।